आज हम IIT JEE 2021 का जुलाई वाला जो एडिशन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पेपर आया है, कौन से क्वेश्चंस NCERT से लिए गए हैं या किस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे। तो सबसे पहले हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इनको आप देखेंगे। क्वेश्चन मैं पहले से लिख लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ वेक्टर वाला लिखा हूँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो यदि ABC 3 इकाई सदस्य यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है जो परस्पर लंबवत है, ABC आपस में लंबवत है, AB के BC के और CA के लंबवत है। प्रत्येक सदस्य जो ABC है वो इस वेक्टर से, इसको हम एक वेक्टर मान सकते हैं, A + B + C से थीटा कोण बनाते हैं, तब 36 cos² 2 थीटा की वैल्यू पूछी। तो यहाँ पर बस जो हमें गिवन है उसी का हमें ठीक से यूज करना है, तो आसानी से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें गिवन है mod A, mod B और mod C, इन सब का मैग्नीट्यूड। इसी को हम सिंपली ABC बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1, और ये परस्पर लंबवत है। दिस मीन्स A.B, B.C और C.A 0 होगा, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें A का कोण निकालना है। हमें A + B + C से ये जो वेक्टर है इसको हम वेक्टर P मान सकते हैं। इसका A से कोण निकालना है हमें, और B से और C से निकालना क्या है, कोण दिया है कि ये तीनों का ABC तीनों इससे कितना कोण बनाते हैं, थीटा, ये हमें गिवन है। अब हमें बाकी चीज़ें एलिमिनेट करते हुए जो कॉस यानी थीटा की वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो पहले A और P के बीच का एंगल से इक्वेशन बनाते हैं। तो P और A, इसको P वेक्टर मान लिया है, P और A के बीच का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। P.A बराबर होगा mod P mod A cos थीटा। तो P.A को आप यहाँ तोड़ सकते हैं, P की वैल्यू रख दें + B + C, तो A का इसमें पूरे में डॉट होगा, तो A.A², फिर आएगा A.B और फिर आएगा A.C। mod P को P मान लेते हैं और ये आएगा आपका A cos थीटा। यहाँ से ये दोनों 0 रख देंगे, हमें 0 पता है इक्वेशन नंबर 1 से, ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से मिला A² AP बराबर cos थीटा। एक A भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिली A/P। इसी तरह और ABC ये तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो ये आपका आया 1/ABC की वैल्यू 1 है, 1/P, और P यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो हम मैग्नीट्यूड से अब ये वैल्यू फाइंड करते हैं। सभी से हमें यही इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि A.B, B.C, C.A कोई भी इक्वेशन आप बनाएंगे तो सभी से हमें यही मिलेगा, क्योंकि ABC का मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं लेता हूँ आपको P cos थीटा = 1, और P का मतलब है A + B + C का मॉड, ये P की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है P का। अब हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो इसको हम अलग से इसका स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा A² + B², डॉट प्रोडक्ट से मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ इसे, 2 A.B, B.C और C.A, ये 0 हो जाएंगे सब, A.B, B.C, C.A। तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू, इनकी वैल्यू 1 1 हो गए हैं, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3। भाई A + B + C के मॉड का स्क्वायर आएगा 3, यहाँ पे 1 1 रखेंगे वैल्यू। ABC की वैल्यू 1 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं इसे 2 से। तो ये हो जाएगा आपका A + B + C के मॉड का स्क्वायर = 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो cos थीटा हमें यहाँ से मिला 1/√3, कॉस यहाँ √3 आएगी वैल्यू, तो 1/√3। अब हमें जो वैल्यू चाहिए है उसको लिखते हैं, तो 36 cos² 2 थीटा का मान पूछा है, तो cos 2 थीटा को हम cos थीटा के टर्म्स में ओपन कर देंगे। तो देखिए 36, इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 cos² थीटा -1।
और कॉस थीटा है 1/√3, तो कॉस स्क्वायर होगा 1/3, तो 36 और 2 × 1/3 - 1 का स्क्वायर, तो 36, और ये बचेगा 1/3 माइनस का और स्क्वायर होगा तो 1/9, तो ये 4 आ जाएगा आपका। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम गिवन है, उसी पर ही ये क्वेश्चन बनाया गया था जो कि इजी था। चलिए अब बाइनोमियल वाला देखते हैं, फर्स्ट पेपर का है। इसमें पूर्णांक पदों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है ना। तो जो पूर्णांक पद हैं, इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे ये हमें बताना है, और ये जनरल एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिया है, तो ये हम x अज्यूम कर सकते हैं, इसे a। तो हम इसका ऐसे केसेस में क्या निकालते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म को फिर देखते हैं कि किस तरह पद मिलेंगे और कितने होंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो टोटल इसमें 121 टर्म होंगे, क्योंकि n+1 टर्म होते हैं, यहाँ 120 की पावर है, तो टोटल टर्म्स हैं वो 121 होंगे। तो हम इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म कह सकते हैं हम TR+1, तो ये होगा आपका NCR x की पावर n-r और a टू दी पावर r। इसको पावर r की एक जगह बनाते हैं, 120 CR 4 की पावर ये 5 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 120 - r/5, 5 की पावर r/6। अब और आगे बढ़ते हैं, 120 CR, और इसमें हम अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 24 - r/5 और 5 की पावर r/6। तो ये कब तक इंटीग्रल टर्म देगा ये हमें देखना है। तो जरा हम इससे ऑब्जर्व करें अगर इस वाले से, तो यहाँ पे पावर आपकी बचना चाहिए इंटीजर में, ऊपर r/6 इंटीजर होना चाहिए, r/6 शुड बी इंटीजर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन रहेगी कि r/5 भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये पावर 24 से कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पावर अगर 24 से बड़ी होगी r/5 की वैल्यू तो ये अपॉन में फिर हो जाएगा। तो हमें देखना है कि r/5 इंटीजर हो लेकिन लेस देन हो 24 से, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी तरह ये आपका 24 से छोटा भी हो, ये भी हमें ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम r की वैल्यू चूज करते हैं, फिर टर्म देखेंगे कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले r की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं इंटीजर के लिए 6, फिर 12, 18 और बढ़ते जाएंगे। ये टर्म 121 टर्म इसमें होंगे, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे r की वैल्यू 120 तक ले सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, 120 तक। फिर ये r/5 भी इंटीजर होना चाहिए लेकिन 24 से छोटा। तो चलिए, तो r की पहली वैल्यू क्या होगी इसके लिए 5, फिर r बराबर 10, 15 और 20, 25 और ये आपका जाएगा 120 तक। 120 में 24 रहेगा, 120 तक जाएगा। अब हमें दोनों की कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं, कौन कौन से होंगे, या दोनों जब ये इंटीजर होंगे तो उस तरह हमें दोनों को ढूंढना है कि r क्या हो कि दोनों इंटीजर बने रहें। तो कॉमन टर्म इन दोनों से हमें ढूंढने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन मिलेंगे। तो r/5 r/6, तो 30 के जो भी घटक होंगे वो ले लिए जाएंगे सब। तो यहाँ पे आपको देखना है 6, 12, एक से हमें ये मान मिल रहे हैं 18, 24, 30 और ये जाएगा आपका 120 तक। दूसरे से हमें मिल रहे हैं 5, 10 और फिर आपका आएगा 15, 20। तो दोनों से जब टर्म देखेंगे और इस तरह के टर्म देखेंगे कि ये आपका क्या बना रहे, इसको और भी आप अगर डिटेल में खोलना चाहें तो इस तरह भी कह सकते हैं। देखिए 24 को अगर हम अलग कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, हाँ यहाँ से भी गिन सकते हैं। तो ये जो टर्म मिलेंगे हमें r के जो मान मिलेंगे जिससे ये इंटीजर बना रहे वो मान आएंगे आपके यहाँ पे 21। आपको एक एक करके यहाँ पे दोनों से निकाल लेना है, ठीक है। यही देखा जाता है।
थर्ड वन है वाई स्क्वायर और 2x के बिंदु इतने पर स्पर्शी व अवलंब खींचे जाते हैं। स्पर्शी एक्स अक्ष को टी पर, अवलंब पुनः परवलय को पी पर मिलता है, तो ATP का क्षेत्रफल। तो रफ स्केच भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये आप यहाँ जिम कर सकते हैं 2,2। इस पे क्या खींचा है, स्पर्शी और अवलंब दोनों खींचे हैं, तो टेंजेंट इस तरह होगी और नॉर्मल इस तरह होगा, ठीक है। और स्पर्शी एक्स अक्ष को टी पर कट करती है और नॉर्मल पुनः कर्व को पी पर कट करता है, ये मैं गिवन। तो ट्रायंगल ATP का एरिया पूछा है, ATP ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। त्रिभुज ATP का हमें एरिया फाइंड करना है। 2.2 पता है, हम टेंजेंट निकाल लेते हैं 2,2 पर, तो ये T पॉइंट पा जाएंगे। तो लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 2x की 2,2 पर स्पर्शरेखा। तो इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, जो दो घात वाला होता है, वाई स्क्वायर की जगह y1 और x की जगह रखते हैं x + x1/2। जितना हम उनको बदल देते हैं, ये x1 y1 होता है, तो यहाँ y1 की वैल्यू 2 रख दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और x1 भी कितना है 2। तो यहाँ से टेंजेंट हमें मिल गई है 2y = x + 2 और हम इसमें y0 रख देंगे तो x आ जाएगा -2। y0 करेंगे इस पॉइंट के लिए तो -2,0 एक ये हो गई। अब हमें बचा ये पॉइंट आ जाएगा तो एरिया फाइंड हो जाएगा। या हम यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, तो लंबा आधार से भी कर सकते हैं। हमें P पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हाँ, तो इसका m कितना है इस टेंजेंट का 1/2, तो जो ये नॉर्मल होगा इसका m क्या होगा, इसकी इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। इस स्पर्शी का m है, इसमें 2 से भाग देंगे 1/2, इसका m होगा -1/2, उल्टा माइनस होता है। तो अब m ये है और ये 2.2 2,2 क्या है, पॉइंट अवलंब बिंदु है। अब इनसे जाने वाला अवलंब निकाल लेते हैं। तो अवलंब एक सरल रेखा होती है, y - y1 बराबर m × x - x1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2x + 4, तो 2x + y = 6। अब हम P पॉइंट पता करना है, तो इसके साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे पैराबोला के साथ। या हम ये इक्वेशन पा गए तो इसकी समीकरण में यहाँ लिख देते हैं 2x + y = 6। अब हम परपेंडिकुलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो कई तरीके से आप इसे कर सकते हो। फिलहाल मैंने अवलंब निकाल लिया, मैं ये P पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ सीधे। तो इसको पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2x, और पैराबोला को सॉल्व करने से ये पॉइंट मिलेंगे मुझे। तो सीधे आप यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, 2x की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। तो 3 और 2 होंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6। तो ये आएगा आपका y इंटू वाई प्लस 3, -2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3। तो y की एक वैल्यू आएगी 2, एक वैल्यू आएगी -3। ऑब्वियसली ये वैल्यू -3 होगी, 2 वाली तो ये भी तो देगा ये पॉइंट। तो y हमें मिला -3, तो यहाँ रख दीजिए, तो x आएगा 9/2। ये पॉइंट हुआ 9/2, -3। अब आपने तीनों पॉइंट पता कर लिए। अब एरिया आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो और किसी भी तरीके से कर सकते हो, लंबा आधार से भी कर सकते हो। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हुए, A, T, P। A के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले, गिवन थे 2, 2 और एक है आपका -2, 0 और एक है आपका 9/2, -3। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इजली आप इसमें रख देंगे इसे x1 y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला लगा के। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा, इसको कैलकुलेशन आप पूरी कर लेंगे 25/2 वर्ग इकाई। अब आप इससे एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर लेना। चलिए जरा ये
परम्यूटेशन कम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है एग्जामिनेशन शब्द से सभी संभव शब्द बनाए जाते हैं, तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि एम चौथे स्थान पर रहे। तो पहले तो एग्जामिनेशन में आप टोटल देख लेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। एग्जामिनेशन तो टोटल अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब बिना प्रतिबंध के हम सभी संभव शब्द निकालेंगे तो सभी संभव शब्दों की संख्या बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो ये आएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन, इसमें रिपीट है जो उसको लिख लेते हैं। ई तो एक ही बार है, एक्स भी एक बार है, ए है आपका 2 बार, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एम एक बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है, और कोई रिपीट नहीं। ठीक है, तो इधर आ जाए जो रिपीट है उनका डिवाइड हो जाता है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी है कि एम चौथे स्थान पर रहे, तो एम को फिक्स करके हम अनुकूल तरीके वो निकाल लेते हैं, और इसका ये आपका काम करेगा एन एस का, ये सैम्पल स्पेस होगा टोटल, और एन ई जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो है, और आपको पी ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। ठीक है, तो वो इक्वल टू होती है एन ई अपॉन एन एस की। तो एन ई होगा जब ये जो अनुकूल घटना है वो है एम जब चौथे पर हो, तो एम को हम फिक्स कर लेंगे चौथे पे, जैसे यहाँ पे था 1 2 3 4, एम चौथे पे ही है तो इसे फिक्स कर लेंगे। तो इसका अब एक तरीका होगा। अब हम इसे जब आगे करेंगे तो इसे हमें अब क्या मानना है, इसकी पोजीशन फिक्स है, और ये एक प्रकार से यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब बाकी कितने बचेंगे, बाकी 10 बचेंगे, और रिपीट वाले अभी भी रिपीट होंगे वहाँ। तो बस अब इसके केसेस आ जाएंगे आपके अनुकूल जब एम चौथे पर रहे, तो वो होंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। हमें 10 को अरेंज करना होगा, एक का स्थान फिक्स है। अब हम दोनों का डिवाइड करते हैं, तो जब हम एन ई में ये डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 वाली चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये बचेगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 11। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको एक बार तोड़ दीजिए आप 11 को, 11 इंटू फैक्टोरियल 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/11 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। ये प्रोबेबिलिटी होगी। जस्ट मिनट रुकेंगे जरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें गिवन है आपको 15 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम में 6 बॉलर हैं। ये जो पूरी 15 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इसमें इतने आपके सभी टोटल खिलाड़ी हैं, 7 बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर हैं। 11 खिलाड़ियों की ऐसी टीमों की संख्या बताइए जिसमें कम से कम 4 बॉलर, 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। तो अब यहाँ पे जो केस समूह होंगे, यहाँ कम से कम शब्द लगा है तो उसका मतलब है उससे ज़्यादा तक हम पहुँच सकते हैं। खिलाड़ी हमें 11 ही लेने हैं, ठीक है। तो केसेस बनाते हैं पहले हम यहाँ, फिर उनमें तरीके उनके निकाले जाएंगे। तो एक केस तो यही होगा कि 4 बॉलर और
कम से कम इतने तो लेने ही है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 4 बॉलर, तो 5 बॉलर में ले लूँ, 5 बॉलर हैं, और 5 बैट्समैन ले लूँ, और 1 विकेट कीपर ले लूँ। ये 11 खिलाड़ी हो रहे हैं, एक केस ये बना। दूसरा 5 अब मैं ले लूँ आपके 6 बॉलर, तो 6 बॉलर हम लेंगे तो 5 बैट्समैन तो हमें लेना ही लेना है, तो 6, 5, 11 यहीं हो जाएगा, विकेट कीपर छूटेगा। 1 विकेट कीपर भी जरूरी है, तो चलिए 1 विकेट कीपर पहले ही ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ले लें 6 बैट्समैन और 4 बॉलर। एक टीम ये भी संभव होगी। और अगर विकेट कीपर 2 कर लेते हैं तो 2 ले लेते हैं, 5, 2, 7, 4, 11। एक केस ये भी हो सकता है, अगर 2 विकेट कीपर ले लें तो विकेट कीपर वैसे एक ही रखना है, तो पहले फिलहाल हम कम से कम 1 विकेट कीपर हो। 2 वाला केस आ सकता है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल आपके पास क्या थे, इसको 6 वाला 7 बैट्समैन, और 2 WC विकेट कीपर। तो ये आएगा आपका 6C5 गुणा 7C5 गुणा 2C1। इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये होगा 6C4 7C6 और 2C1। तीसरा केस बनेगा, अगर 2 विकेट कीपर लेते हैं तो 2 विकेट कीपर और 5 बैट्समैन, 4 बॉलर। तो ये आपका आएगा, इनको सॉल्व करेंगे आप, तो तीनों को ऐड करेंगे। 6C4 गुणा 7C5 गुणा 2C2, तीनों को ऐड करेंगे तो ये कुल तरीके आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, आंसर यहाँ दिया है 777। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। 6 संख्याओं का माध्य दिया था, उनका प्रसरण भी गिवन था। 4 संख्याएं दी थी, 2 पूछी, ठीक है। तो माना शेष 2 संख्याएं ए बी हैं। शेष 2 संख्याएं आपने ए बी एज्यूम कर ली, तो टोटल संख्या होंगी 2, 4, 5, 7 ए बी। अब हमें माध्य दिया है 6.5, तो 2 + 4 + 5 + 7 + a + b अपॉन 6 इक्वल टू गिवन है 6.5। यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, 7, 5, 12, 4, 16, 2, 18, और 18 + a + b इक्वल टू, ये 6 का बना यहाँ कर दीजिए 30 और 39। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो a + b आपको मिलेगा 1 और 2, 21 आ गए। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए बी में, तो दूसरी समीकरण में मिलेगी प्रसरण से। प्रसरण होता है वर्गों का माध्य माइनस माध्य का वर्ग। ये सीधे सूत्र याद रखेंगे आप, वर्गों का माध्य माइनस माध्य का वर्ग। तो प्रसरण दिया है आपको 10y 10.25। वर्गों का माध्य होगा आपका, जो संख्याओं का वर्ग करिए, 4, 16, 25, 49 प्लस a² + b² अपॉन 6 माइनस माध्य तो हमें सीधा गिवन है 6.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा a² + b²। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए a + b को,
तो ये आपका 6.5 का स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा आपका 25 और 42 25, तो 42.25 42.25 को यहाँ ले आइए, तो 10.25 प्लस 42.25 और दोनों में गुणा होगा 6 का, बराबर इसे ऐड करिए तो ये 50 हुआ और ये 40 हो जाएगा, 15 इससे जुड़ के 90 और 4 94 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐड करिए तो 52.50, ये 10 42 52 और 52.50 गुणा 6 माइनस 94 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए हम, और ये 315 आएगा और माइनस 94 बराबर a स्क्वायर प्लस b। 315 से 94 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 2 2 2 2 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया 2 2 1, और a प्लस b आया था आपका 2 1, ठीक है, a प्लस b था 21। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, सीधे तोड़ दीजिए इसे, ए स्क्वायर प्लस जो चीज़ें गिवन है उनका यूज हो जाए तो हमें एक चीज़ ये भी मिल जाएगी यहाँ से, तो ये होगा आपका 21 का वर्ग होता है 442, ठीक है। सॉरी, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 221 प्लस 2ab, तो 2ab हुआ 4 4 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा 2 2 1, क्या बचेगा ये 2ab बराबर आएगा 0 2 2, ab आया 110। अब ab आ गया, a प्लस b भी आ गया, अब हमें निकालना है a और b के मान अलग अलग, तो क्या करेंगे a माइनस b भी निकाल सकते हैं, तो हम यही निकाल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये 440 होगा, मैंने सीधे वैल्यू पुट कर दी, तो a माइनस बी बराबर आ गया 1 और a प्लस बी था 2 1, ऐड कर दीजिए 2a बराबर 22, तो a आ जाएगा 11, एक संख्या 11 होगी और b की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा, ठीक है, सीधे कैलकुलेशन थी तो 10 आएगा मान दूसरा। तो ये सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड और कैलकुलेशन वाला सब क्वेश्चन था, और इजीली आप इसको सोच सकते हैं। इसमें मल्टीनोमियल से भी इसको कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको हम बाइनोमियल से भी काम चला के कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा कोशिश करते हैं, तो बी सी प्लस, इसमें a कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा b प्लस सी। मैं बाइनोमियल से ही इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि 7 टर्म्स होंगे यहाँ 6 से, ये मैं पूरा x मानूंगा, इसे पूरा a मानूंगा, x प्लस a घात n से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 7 टर्म आएंगे, तो ये होगा 6c0 x घात n प्लस 6c1 x घात n माइनस 1 इंटू a, फिर होगा 6c2 और bc की पावर 4 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर गुणा में a स्क्वायर और b प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर 6c3 bc की पावर 3 और a इंटू b प्लस सी का क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ ये क्यूब रहेगा, प्लस 6c4, फिर इसी तरह ऐड करके हम यहाँ पे अलग अलग तोड़ के यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आप मल्टीनोमियल नहीं जानते हैं। बाकी मल्टीनोमियल थ्योरम से तो ये सीधे निकल आएगा, तो इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप यहाँ से सोच सकते हैं अलग अलग गुणा 2-3 टर्म में मिलेंगे, वो ऐड होकर 60 आएंगी। तो कैलकुलेशन है ये जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छी प्रॉब्लम थी, इसमें आपको डिटर्मिनेंट पहले फॉर्म करना है और उसके बाद फिर fx हमें पता है डिटर्मिनेंट a के इक्वल, तो इसी से हम डिटर्मिनेंट a बना लेंगे और फिर हम उसको एक्सपांड करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले मैं 3/3 का एक डिटर्मिनेंट
जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू है ए आई जे और दिस, तो ए आई जे में फाउंड करता हूँ 3/3 पर जो मैट्रिक्स है, और ये आपको मिलेगा A11, A12, A13, 3/3 है, गिवन है हमें, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यहीं से होगा ये सब। तो पहला जैसे मुझे मान निकालना है A11, तो आई और जे दोनों इक्वल हैं, आई और जे अब इक्वल हो तो वैल्यू क्या होती है 1। फिर A12 में क्या है कि जब ये केस क्या है कि आई और जे का डिफरेंस क्या हो 1, तो जे और आई, जे माइनस आई भी 1 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो इधर क्या आएगा -x। A13 और A13 में डिफरेंस 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो अदरवाइज केस में हमें ये दिया है 2x + 1। इस तरह फ्रेम करना। A21 इनका डिफरेंस भी 1 आएगा, -x। A22 इसका डिफरेंस 0 आएगा, तो ये अदर वाला है 2x + 1, सॉरी i = j के लिए 1, ये बराबर वाला है। चलिए आगे लिखते हैं। A21 इसका डिफरेंस 1 है, तो ये -x हो गया। A22 इक्वल वाला है, और फिर है A23 डिफरेंस 1 है। आगे बढ़ते हैं, A31 अदरवाइज है, फिर है A32 इसका डिफरेंस 1 है, और A33 इक्वल वाला है, तो ये 1 है। तो ये आ गया। अब हमें fx इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ए बी, fx बराबर गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे मिलेगा हमें, तो डिटर्मिनेंट लगा देंगे। अब आपका मैट्रिक्स हट जाएगा, इसको हम एक्सपांड करेंगे, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों चीज़ें इसमें लग रही थी, तो चलिए पहले हम कुछ इसमें 0 बना लेते हैं, फिर इसको एक्सपांड कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहला ऑपरेशन मैं करता हूँ, R1 implies R1 minus R3, तो fx देखिए क्या मिलेगा, एक में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -2x 0 2x -x 1 -x 2x + 1 -x 1, और 2x कॉमन ले लेते हैं इससे, ये बचेगा -1 0 1 -x 1 -x 2x + 1 -x 1। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो -1 के साथ आएगा 1 -x², ये तो 0 हो जाएगा। फिर 1 के साथ आएगा x² -2x -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये होगा x² -1 + x² -2x -1। अब ये -2 हो जाएगा और 2x² हो जाएगा, तो 2 कॉमन, तो 4x, ये बचेगा x² -x -1। अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी निकालते हैं, और फिर डिफरेंस निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे, सॉरी। तो इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसका, तो x³ -x² -x, तो f' करते हैं इसका, तो 3x² -2x -1, इसे 0 करेंगे और x निकालेंगे पहले, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे और ये पता करेंगे कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है।
तो डबल में कर लेता हूँ यहीं पे, ये आएगा। तो यहाँ से पहले x निकालेंगे, यहाँ चेक करेंगे किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन यहाँ करनी होगी हमें, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 3x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 1। तो x एक मिला 1, एक मिला -1/3। तो 1 पे ही वैल्यू क्या देगा, देखिए 1 पे तो पॉजिटिव दे रहा है, 1 पे मिनिमम, -1/3 पे ऑब्वियसली ये मैक्सिमा दे रहा है। तो हमें इनका सम पूछा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, तो हम बेसिकली ज्ञात करेंगे यहाँ पे f1 प्लस f माइनस 1/3, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो f1 यहाँ 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो -1 बचेगा, और प्लस 4 इंटू, अब -1/3 रखिए, -1/27 -1/9 प्लस 1/3। अब इसे इजीली हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, ये सबसे बाद में करना है आपको, यही आंसर होगा। तो ऐड कर लेंगे इसे, ये भी प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और इसमें सीधे सीधे आपको न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाना था। और न्यूनतम दूरी की फार्मूले के लिए आप हमेशा वेक्टर फॉर्म से याद रखेंगे, तो मैं इसको फिर से याद आपको दिला देता हूँ। इस तरह की अगर दो लाइन है वेक्टर फॉर्म में, एक ये है लाइन और एक मान लीजिए ये, इसी फॉर्म में हमें दी गई है, तो इनकी मिनिमम डिस्टेंस निकलती है कि जब हम a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 पर प्रक्षेप लेते हैं। इस तरह याद रखिएगा कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इन 3D। इसको आप याद रखेंगे यहाँ से, a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 पर प्रक्षेप। तो इसका फॉर्मूला फिर बनता है आपका दूरी का, प्रक्षेप निकालना है, तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और कौन में आता है b1 क्रॉस b2 का मान। अब हमें बची है सिर्फ कैलकुलेशन, और इससे जो भी आएगा उसको इक्वल करा देंगे 9 के इक्वल। अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ मॉड लगा लेंगे, तो यहाँ से फिर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। a2 माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं और b1 क्रॉस b2 भी निकालते हैं। चलिए a2 में से a1, तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, तो a2 माइनस a1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आएगा -4 माइनस अल्फा आई कैप, और -2 जे कैप -3 के कैप, और b1 और b2, b1 क्रॉस b2 भी चाहिए हमें। तो आई जे के डिटरमिनेंट से निकलेगा b1 आपका ये होता है पहला वाला 1 माइनस 2 2, और b2 है 3 -2 -2। इसको एक्सपांड करना होगा, इसको एक्सपांड करेंगे तो आई 4 और -4 तो 8 हो जाएगा, -j -2 -6 -8। तीसरा आएगा k -2 + 6 -2 और +6। ये आपका आएगा -2 और +6, तो ये क्या बचा 4 आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आया 8i + 8j + 4k, b1 क्रॉस b2 भी आ गया। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने ये थी इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ई वेक्टर आएगा मैं मॉड ऑफ
A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2। तो इसका डॉट लेना है हमें, इसका और इसका। डॉट प्रोडक्ट में सीधे लिखता हूँ, तो ये आएगा -8 इंटू 4 प्लस अल्फा प्लस -16 और -12 अपॉन में आएगा इसका मॉड B1 क्रॉस B2 का। ये होगा आपका, पहले 4 कॉमन ले ले इससे, फिर अंदर बचेगा आपका 2 2 1 4 4 8 और 1 9 3 आएगा ये। तो ये कितना बचा, -32 -8 अल्फा और -28 अपॉन 12 आ जाएगा, 3 आएगा ये माइनस सब पॉजिटिव कर लीजिए। तो ये हुआ आपका 60 प्लस 8 अल्फा अपॉन 12 और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 15 प्लस 2 अल्फा अपॉन 3 इक्वल टू कितना गिवन था 9 के। तो 27 जाएगा और ये 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, तो 2 अल्फा इक्वल टू 12, तो अल्फा कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी, सीधे सीधे कैलकुलेशन का ध्यान देना है बस। तो ये लिमिट वाली प्रॉब्लम है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम, क्योंकि लिमिट 0 रखेंगे तो ये इतना 1 होगा, 0 रखने पे तो ये इन्फिनिटी जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2y(x), x इक्वल टू 0 को इसकी टेंडिंग वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म हुई ये वाली जो क्वेश्चन है। तो इसका सूत्र सीधे होता है, इसे हम f(x) अज्यूम कर लेते हैं और इसे g(x). तो इसका सीधा सूत्र होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू जो भी दी है 0 f(x) - 1, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, मैं सीधे घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटू g(x), और g(x) की वैल्यू है आपकी x² प्लस 2 अपॉन x। अब हमें ये लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यहाँ से। तो एल हॉस्पिटल भी हम लगा सकते हैं 0/0 फॉर्म में, और इधर भी 0 हो रहा होगा, यस बिल्कुल हो रहा है, तो एल हॉस्पिटल से हम कर लेंगे। आप चाहें तो इससे बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि x² प्लस 2 से हमें वैल्यू 2 मिल रही है, तो इसको आप एकदम बाहर करके 2 ले सकती हैं। चलिए मैं इसकी लिमिट पहले ही ले लेता हूँ और x बार बचाऊँगा, ये 2 आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0, बाकी में मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। तो अपॉन का अवकलन तो 1 होगा, इसका और करना होगा तो 0 हो जाएगा, ये 2 फलन से होगा, ये 0 हुआ पहले इसका, और ये हुआ sin x, बस इसका माइनस sin x होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 फलन से कर रहे हैं, इसका किया ये एज इट इज। अब हम इसका करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, प्लस होता है लेकिन ये वाला इसे माइनस कर देगा, और इसका होगा 1/2 रूट cos 2x, और cos 2x का होगा -2 sin 2x अपॉन में 1। अब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये जो sin x है sin 2x, इसको तोड़ देंगे 2 sin x इंटू cos x में, और sin x कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम इसे देखें तो x इक्वल टू 0 रखने पे ये 0 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, sin 0 कर रहा है ना दोनों को। तो इसका क्या मतलब है, 0 यहाँ डेफिनेट वैल्यू है, बटे में 1 है ना, बिल्कुल 0 होगा ये। और आप लिख सकते हैं जब लिमिट लेंगे तो ये 0 कर देगा ऐसे, ये 0 कर देगा ऐसे, अपॉन में 1 है, तो ये e की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉमन टेंजेंट पे थी प्रॉब्लम। तो y² इक्वल टू -24x की ना भी जीवा mx प्लस c, फिगर भी बनाते चलते हैं। y² इक्वल टू -64x, तो 4 की वैल्यू 64 है, तो ये 16 आएगी, ना भी होगी -16,0, और ना भी जीवा होती, ना भी से जाने वाली कोई भी जीवा। और जरा सर्किल को बनाइए, सर्किल का सेंटर होगा -10,0 और रेडियस 2 है, और रेडियस 2 लेनी है, तो ये सर्किल बन गया आपका 2 रेडियस का, क्योंकि ये 16 है तो 2 को थोड़ा छोटा बनाएंगे। अब हमें कह रहा है कि इसकी जो नाभि जीवा है वो इसकी क्या बन रही है, टेंजेंट। तो इस तरह नाभि जीवा लेते हैं कि यहाँ टेंजेंट भी बन जाए,
इसको फिगर हमारा थोड़ा सा और बड़ा बनाना होगा हमें। चलिए इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा ग्राफ उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो मानिए जो दे रहा वो हमें लेना है, इसकी टेंजेंट है, ये कह रहा है, और इसकी नाभि जीवा एम एक्स प्लस सी हमें गिवन है। तो जब नाभि जीवा एम एक्स प्लस सी है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर इसकी फोकस लाई करेगी। फोकस है -16,0, इसमें लाई करा दीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा c बराबर 16m। एक इक्वेशन मिल गई। अब टेंजेंट वाली कंडीशन भी लगाइए। सर्किल के सेंटर से इस परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा रेडियस के। लिखेंगे -10,0 से जीरो पर लंब। तो लंब की माप रेडियस के इक्वल होगी। तो लंब की माप में अभी मॉड लगाएंगे तो ये आएगा -10 जीरो से अपॉन √m² + 1, और इसका मॉड इक्वल टू होगा रेडियस 2 पे। सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं -16m, ये जो सी है यहाँ पे, प्लस 16m, तो ये बचेगा 6m। यहाँ हम सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाली, ये हो गया 2√m² + 1। अब हम m फाइंड कर सकते हैं, 3 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 9m² इक्वल टू m² + 1, 8m² इक्वल टू, और c यहाँ से मिल जाएगा हमें, और m की वैल्यू आएगी 1/2√2, और इधर रख देंगे तो आपका c भी आ जाएगा। c आएगा 16/m, तो 8/√2 या 4√2 हो जाएगा। तो c हो गया 4√2। ये है 1/2√2। अब हम वैल्यू इसकी पूछिए, वहाँ वैल्यू रख देंगे। तो 4√2 और m + c का मान पूछा है, 4√2 m + c, इसका हम पूछा मॉड। तो चलिए 4√2 एज इट इज, m की वैल्यू, m कहाँ गया आपका 1/2√2, और c की वैल्यू 4√2। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो 2 बचेगा, ये 32 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हुआ 34, यही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इसका 34 ही आएगा। ये तो सीधी थियोरेटिकल प्रॉब्लम थी। एक सतत अवकलनी फलन है जो कि -∞ से 3/2 में बढ़ रहा है। चलिए रफ स्केच बना लेते हैं। -∞ से 3/2 तक बढ़ रहा है, ये मान लीजिए 3/2 लगातार बढ़ रहा है, और फिर 3/2 से अनंत में घट रहा है, ऐसे घटता जाएगा, प्लस के लिए अनंत तक घटेगा। ये -∞ से यहाँ तक बढ़ा है, तो ये पॉइंट होगा आपका लोकल मैक्सिमम। अब ये सी बात है, लोकल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये अनंत की ओर जा रहा है, तो ये वैल्यू लोकल ही होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं होगा, वो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा ये सही होगा, इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कहेंगे। त्रिभुज ABC है, AB 5 है, ठीक है, इसका परिगत वृत्त है और एंगल B भी दिया है। चलिए एक रफ स्केच बनाते हैं। ABC ये 5 है, एंगल B भी गिवन है हमें, cos इनवर्स 3/5, और जो परिवृत्त होगा वो इस तरह होगा। परिवृत्त की हमें रेडियस दी, मान लिया कि परिवृत्त का केंद्र ये, तो ये और ये सब रेडियस होंगे। ये कितनी है, और 5, ये भी 5, ये भी 5,
परवृत्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, और भुजाओं को हम मान लेंगे ए बी और सी। तो बेसिकली हमें सी है गिवन 5, ये ए बी। अब हम जानते हैं सूत्र ए इक्वल टू 2r साइन ए और बी इक्वल टू 2r साइन बी। यहाँ से हम बी साइड्स निकाल लेंगे, एक पता है, फिर हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें हमें साइन बी की ज़रूरत है, हमें कॉस बी गिवन है। कॉस बी कितना है, ये जो है कॉस इनवर्स बदल लाएंगे 3/5, तो साइन बी आ जाएगा यहाँ से 4/5। तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ बी 2r, r 5 है और साइन बी है 4/5। तो बी साइड्स भी आ गई 8, और बी के सामने की बी होती है ये 8 है। अब हमें एंगल ए पता होता तो 1/2 BC साइन ए भी हम लगा सकते हैं, और प्रकार से भी हम सोच सकते हैं इसे। तो BC बी आया 8। अब हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं कॉस बी के सूत्र से, देखिए कैसे, और साइन रूल से भी कर सकते हैं। साइन रूल से कर लेते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो हम ए और बी में रहते हैं, ए बी का हमें सब कुछ पता है। सी साइड भी हमें 5 पता है, तो ए और सी में लगा देते हैं। चलिए ए कितना है, ए साइड से आपकी ए पता नहीं, तो बी और सी में लगाइए। बी साइड्स कितनी है 8, साइन बी मतलब 4/5, सी फाइंड करना है, और साइन सी। तो एंगल सी हम इन दो से निकाल सकते हैं, तो अभी इसको साइन सी लिखते हैं। साइन सी बराबर होगा सी अपॉन 2r। तो यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, देखिए सी बराबर 2r साइन सी होगा, तो सी बटे साइन सी की वैल्यू 2r लिख सकते हैं। सी बटे साइन सी, ये आप लिख सकते हैं इसको 2r। यहाँ से भी मिल रहा है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन हमें जो मिल रही है वो होगी, ये 10 आएगा यहाँ से, तो सी अपॉन साइन सी मिल गया हमें 10। अब हमें एक साइड्स और चाहिए, या हम जो सूत्र होता है हमारा जिसमें 2 साइड्स पता हो ट्रायंगल का, वो लगा सकते हैं। देखिए अगर हमें बी और सी साइड्स पता हैं, हमें साइड बी पता है, तो 1/2 BC साइन ए, हमें साइन ए फाइंड करना होगा। बी और सी वाली वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। हमें एंगल बी दिया था, तो हम यहाँ पे ए सी साइन बी भी लगा सकते थे, लेकिन हमें ए साइड्स पता नहीं है। और एक सूत्र ये भी होता है, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। आर हमें कितना दिया है 5, और बी सी हो जाएगा 40C बटे 4 डेल्टा। तो सी बराबर आएगा डेल्टा बटे सी 1/2 आएगा, ठीक है। और फिर एरिया आपका निकलेगा ऐसे। अब नेक्स्ट वाले में अगली प्रॉब्लम होगी।